बच्चों, अभी हम पिछले 2 सप्ताह से या पिछले 3 सप्ताह से हम संधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने संधि में जो व्यंजन संधि है, 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनमें हम व्यंजन संधि को पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि के भेद जश्तु संधि को हमने पिछली बार पढ़ा था। अब हम व्यंजन संधि के ही अगले भेद अनुस्वार संधि को यहाँ पर पढ़ेंगे। अनुस्वार संधि बड़ी महत्वपूर्ण संधि है, बड़ी सरल है और इसको हम व्यवहारिक रूप से भाषा में, संस्कृत भाषा को जब हम पढ़ते हैं तो इसका अनुभव करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार संधि पढ़नी है तो अनुस्वार संधि से पहले हमको अनुस्वार हम संस्कृत भाषा में किसे कहते हैं इसे समझते हैं। बच्चों देखिए, आप जब संस्कृत पढ़ते हैं तो कई बार आपको एक शब्द, जैसे मान लिया कि ये रामम, हमने ऐसा लिखा, इस तरह से पढ़ते हैं आप। और कई जगह इसी को हम इस प्रकार से लिखते हैं, रामम, यानी ये भी रामम है और ये भी रामम है। तो दोनों में भेद क्या है कि यहाँ पर म लिखा हुआ है, यहाँ म लिखा हुआ नहीं है। यहाँ ये बिंदी लगा रखी है म के स्थान पर बिंदी। ये जो बिंदी है ना बच्चों, ये ही अनुस्वार कहलाती है। इसी को संस्कृत भाषा में हम ये कहते हैं कि अनुस्वार लगा दीजिए, राम के ऊपर, म के ऊपर अनुस्वार लगा दीजिए। हिंदी भाषा में हम कहते हैं म के ऊपर बिंदी लगा दो। तो ये जो बिंदी है वह ही अनुस्वार है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि कहाँ पर म का अनुस्वार बन जाता है और कहाँ पर म का अनुस्वार नहीं बनता है। मतलब अनुस्वार बनता किसका है तो म का बनता है। म, लेटर म, ये ही म अनुस्वार में परिणत हो जाता है, अनुस्वार बन जाता है। तो जब ये अनुस्वार बन जाता है तो यह अनुस्वार संधि हो जाती है। अनुस्वार नहीं बनने पर भी यह संधि के रूप में ही कहीं कहीं परिगणित होता है। तो देखिए कहाँ पर ये म अनुस्वार के रूप में बदल जाता है और कहाँ पर नहीं बदलता है। इस संधि में, इस वर्कशीट में हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बताया गया आपको कि अनुस्वार को हम किसी वर्ण के ऊपर इस संकेत के द्वारा समझते हैं। यानी अनुस्वार क्या होता है, जैसे कि यहाँ म लिखा हुआ है, म के ऊपर ये बिंदी लगी हुई है ये, तो इसको, इस पद में म के ऊपर जो यह संकेत है, संकेत जिसको हम हिंदी भाषा में बिंदी के रूप में जानते हैं, इसी को हम अनुस्वार कहते हैं। ये बात हमने आपको पहले भी समझा दी है। देखिए यहाँ पर 2 उदाहरण, वही उदाहरण दिए हैं, रामम और रामम, दोनों ही सही पद हैं। आप कहेंगे कि ये दोनों ही रामम हैं तो एक गलत है एक सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों ही सही पद हैं। किंतु दोनों को लिखने में जो भेद है कि हम कहीं पर रामम अनुस्वार लगा कर लिखते हैं, कहीं पर म लिख करके रामम लिखते हैं। तो वो जो भेद है ना, वह अनुस्वार संधि के कारण ही है कि अनुस्वार संधि का जो नियम है, जो सूत्र हैं, उसकी वजह से वह मकार म अनुस्वार में बदल जाता है। तो चलिए समझते हैं अनुस्वार संधि को कि कहाँ पर मकार जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, अनुस्वार संधि के लिए अब संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र बताया गया है, मोनुस्वारः। यानी हमको यदि अनुस्वार संधि को समझना है तो हमें केवल एक सूत्र याद रखना है कि मोनुस्वारः। मोनुस्वारः का मतलब म की जगह पर क्या हो जाता है, अनुस्वार। बस यही सूत्र कह रहा है, मोनुस्वारः
यानी म की जगह पर अनुस्वार कर देना है। लेकिन इस सूत्र में एक चीज़ छुपी हुई है। वो क्या छुपी हुई है? वो बात यह है कि मकार का अनुस्वार एक विशेष परिस्थिति में ही होता है। जैसे वो कौन सी परिस्थिति होती है? तो उसने बताया कि यदि किसी पद के अंत में म हो, किसी पद के अंत में म होना चाहिए बच्चों, किसी पद के अंत में म हो तथा उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। यानी संधि के पहले हमेशा म रहेगा और संधि के बाद हमेशा व्यंजन होगा। यानी व्यंजन का मतलब समझ रहे हैं आप? क से लेकर के ह तक के वर्ण, ह हल वाला तक, क कबूतर वाला से ह हल वाला तक के वर्ण जितने भी हैं वो यदि संधि के बाद रहते हैं तो म अपने आप अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो कब ये तो अनुस्वार में बदल जाता है और कब नहीं बदलता है? तो उसके लिए बताया गया है कि यदि मकार के बाद कोई व्यंजन न आकर, यानी कि मान लीजिए संधि के पहले तो म है लेकिन संधि के बाद कोई व्यंजन नहीं है तो क्या होगा? तो कोई स्वर आता है। यदि व्यंजन नहीं होगा तो स्वर होगा। तो स्वर आने पर क्या होगा? मकार का अनुस्वार नहीं होता है। तब मकार जो म है वो अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होता है। तो क्या हो जाता है? बल्कि आगे वाले स्वर में मिल जाता है। यानी म अपनी जगह स्थिर रहता है, म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वह संधि के बाद जो स्वर होता है उसमें वह मिल जाता है। कैसे मिलता है? देखिए आगे पढ़ते हैं। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, संधि को समझने के लिए 3 प्रमुख स्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अनुस्वार संधि की 3 प्रमुख स्थितियाँ क्या होंगी देखते हैं। पहली स्थिति, संधि से पहले म होता है। यानी जब संधि है ये प्लस का साइन, उससे पहले जो भी पद होगा उसके अंत में म होगा और संधि के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन हो सकता है। यानी इस संधि के बाद में या तो स्वर हो सकता है अथवा कोई व्यंजन हो सकता है। यानी यही 2 वर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी स्थिति होगी। फिर परिवर्तन क्या होगा? तो परिवर्तन के लिए कहा गया है कि संधि के बाद व्यंजन रहने पर म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। यदि संधि के बाद ये व्यंजन रहेगा, संधि के बाद वाले पद में यदि व्यंजन है प्रारंभ में, तो क्या होगा? ये म जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। म जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे रामम पश्यति, यहाँ पर उदाहरण दिया रामम पश्यति। यहाँ देखिए इस संधि से पहले म है और संधि के बाद प है, प व्यंजन है, तो क्या होगा? ये जो म है यह अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार कैसे लगाएंगे हम? ये देखिए म के ऊपर ये बिंदी लगा दी है, ये अनुस्वार लगा दिया है। तो अब हम रामम पश्यति इसको इस तरह से ना लिख करके अब इस तरह से लिखेंगे रामम पश्यति। यानी संधि के बाद में यह किस स्वरूप में आएगा? तो ये रामम पश्यति के रूप में हमारे सामने आएगा। तो यह तो बात हो गई व्यंजन के होने पर। और यदि संधि के बाद स्वर रहने पर म के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि दोनों पद आपस में मिल जाते हैं। यानी कि अब अगर म के बाद में कोई स्वर आता है तो हम उसमें म की जगह पर अनुस्वार नहीं करेंगे, उसको स्वर में हम मिला देंगे। अब इन नियमों को हम इस तालिका के माध्यम से बड़ी सरलता से हम समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहली तालिका आपको व्यंजन वर्णों की दी गई है कि यदि संधि के पहले म हो और संधि के बाद व्यंजन हो तो क्या होगा। देखिए इन सब में संधि के पहले म, ये पहली कंडीशन तो यह है, पहली स्थिति कि संधि के पहले म होना चाहिए।
और दूसरी स्थिति संधि के पहले यदि व्यंजन होता है, कोई भी व्यंजन हो, पांचवी स्थिति में कोई भी व्यंजन हो तो क्या होगा, परिवर्तन देखिए क्या होता है कि अनुस्वार, यानी जो ये म था ये किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। और जो ये कोई व्यंजन है तो व्यंजन अपनी जगह पर वैसा ही रहेगा, व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी परिवर्तन कहाँ हुआ, केवल अनुस्वार के रूप में हमारे सामने आया, यानी इस म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि यहाँ हरिम जमा वंदे, ये दो पद हैं, इनकी हमने संधि की तो क्या हुआ, देखिए संधि से पहले म है यहाँ और संधि के बाद व है, व भी व्यंजन है, तो ऐसी स्थिति में म की जगह पर क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। यहाँ पर देखिए र के ऊपर अनुस्वार लिख दिया गया है। यानी हरिम धन वंदे को जब हम जोड़ करके लिखेंगे तो ये इस स्वरूप इस तरह से सामने आएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, गृहम गच्छति, यानी म हो, संधि के पहले और संधि के बाद ग है, व्यंजन है, तो म का परिवर्तन ह के, गृहम गच्छति यहाँ देखेंगे ह के ऊपर अनुस्वार के रूप में आ गया है। अगला उदाहरण देखिए, ये सभी एक ही बातें हैं, हमने कई उदाहरणों से आपको समझाया। देखिए रामम नमामि, रामम में जो यहाँ पर म है वह, और उसके बाद नमामि में का न, जो न है यह व्यंजन है, तो म का परिवर्तन रामम राम में म के ऊपर अनुस्वार के रूप में सामने आया। इसी के बाद अलम करोति, ये उदाहरण है, अलम करोति में भी म जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो गया और करोति अपनी जगह कोई परिवर्तन नहीं हुआ, व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस तरह से ये सामने आया। इस प्रकार त्वम पठसी जो अगला उदाहरण है, इसमें भी मकार जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। तो बच्चों ये तो था व्यंजन के रहने पर, संधि के बाद व्यंजन के रहने पर मकार का अनुस्वार में परिवर्तन, ये अनुस्वार संधि का लक्षण हो गया। अब जब मकार का अनुस्वार नहीं बनेगा तो भी वह अनुस्वार संधि के ही लक्षण में समाहित होगा कि म के बाद में यदि स्वर आता है तो म का अनुस्वार न होना, ये भी अनुस्वार संधि का ही एक नियम है। देखिए इसको इस तालिका से समझते हैं। संधि के पहले देखिए म है, तीन उदाहरण लिए, तीनों में म है। संधि के बाद कोई भी स्वर हो सकता है। तो अब परिवर्तन क्या होगा, तो म तो मकार, म को हम मकार भी बोलते हैं, तो मकार यानी म तो म ही रहेगा, म तो मकार के रूप में ही रहेगा, स्वर भी स्वर के रूप में ही रहेगा, यानी कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो हुआ क्या, तो क्या हुआ, वो वर्ण, इसको हम कहेंगे वे दोनों वर्ण आपस में मिल गए। जैसे देखिए यहाँ पे एकम, एकम में म है, एव में ए है, तो क्या हुआ, म में ए की मात्रा मिल गई, तो क्या बना, एकमेव, एकम धन एव बराबर एकमेव, ये बना। दूसरा उदाहरण देखिए, अश्वम आनय, अभी देखिए यहाँ भी म है और बाद में आ है, यानी स्वर है, तो क्या होगा, म में आ की मात्रा मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अश्व मानय, म में आ की मात्रा मिल गई तो माँ बन गया, अश्व मानय, यानी यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल जो स्वर है, जो मात्रा है वह म में लग गई है। इसी प्रकार अगला उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे फलम है, ये पद यहाँ फनम लिखा हुआ है, तो ये फलम है और यहाँ आना है, तो म में म के बाद स्वर है, इस वजह से इसमें अनुस्वार नहीं हुआ और म में आ की मात्रा लग गई, तो फल मानय ये बना है। इस प्रकार बच्चों मुख्य रूप से दो बातें सामने आई कि अनुस्वार संधि का मतलब है कि हम एक सूत्र समझ लें मोनुस्वारः को, तो उसका मतलब है कि म का ध्यान रखेंगे हम किसी भी पद के अंत में, यदि ये म हो हलंत
तो उसकी जगह पर क्या हो जाता है, अनुस्वार। लेकिन होता कब है, जब आगे व्यंजन हो, ये ध्यान रखना है। और यदि बच्चों प्लस के पहले म हो तो, और प्लस के बाद स्वर हो तो क्या होगा, ये अनुस्वार में नहीं बदलेगा, वह उसी में मिल जाएगा, स्वर की मात्रा उसमें लग जाएगी। यही दो मुख्य बातें हैं। इसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया गया है। इसी चीज़ को यदि आप अभ्यास प्रश्न में देखेंगे, अभ्यास प्रश्नों में करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको ये इस संधि का ज्ञान हो जाएगा। देखिए प्रश्नों को देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, अनुस्वार संधि का सूत्र क्या है। आपको पहले ही बताया गया है ऊपर, अनुस्वार संधि का सूत्र क्या होता है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हरिम जमा वंदे, म है, बाद में व्यंजन है, तो क्या होगा, सत्यम वद, अहम धावामि, गृहम गच्छति, दुःखम प्राप्नोति, बालकम अपि नगरम आयाति, धनम इच्छति। इस प्रकार के सभी उदाहरण बड़े सरल से हैं, आप कर सकते हैं। त्वम अपि गृहम अगच्छत, इस तरह से 10 प्रश्न 10 उदाहरण के अभ्यास करने के लिए आपको दिए गए हैं। इसको करेंगे, बड़ी सरल संधि है। थोड़े से प्रयास से, थोड़ा सा ध्यान देने से आप निश्चित रूप से इस संधि को समझ पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।